ऑलराइट, सो वेलकम टू आवर सीरीज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? इस सीरीज में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। एज यू गाइस ऑल नो दैट इन यूपीएससी प्रीलिम्स इफ यू टेक द एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 years, then 15 questions are asked from science and technology, and these questions are generally from current affairs। तो पिछले एक साल में जो जो इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज रही हैं, वो ये उनमें से सवाल पूछते हैं, उनमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड सवाल पूछते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीटली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक ही होता है। जो पिछले एक साल में डिस्कस हुआ है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है, उस पे एमसीक्यू प्रीलिम्स में आना बहुत ज्यादा प्रोबेबल हो जाता है। ऑलराइट, ना आप लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया, अब आप पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवाइज करने तो जाओगे नहीं, तो इसीलिए आप लोगों की हेल्प के लिए ही व्हाट आई हैव डन इज पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से कुछ 30 to 40 टॉपिक्स आई हैव आइडेंटिफाइड, जिनकी एग्जाम में प्रीलिम्स 2024 में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इन 30 to 40 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज के थ्रू। नाउ टुडे इज लेक्चर नंबर 7। So today is day 7 for this lecture series. तो हम पहले 6 lectures कर चुके हैं। If you guys have missed those 6 lectures, my sincere advice would be that you watch those 6 lectures first and then move on to lecture number 7. Lecture number 7 देखने से पहले वो 6 lectures जरूर देख लेना, because आप कोई topic miss नहीं करना चाहते हो। Because my aim is that you secure all the 15 questions. 15 questions जो science and technology से आएंगे, वो तो आपके cover हो जाए। इस lecture series में यही aim होगा। चलो फिर, टाइम इज ऑफ द एसेंस हियर, ज्यादा टाइम हम ले नहीं सकते हैं, बहुत कम टाइम रह गया, तो फटाफट से आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में भी हम कवर करेंगे कंप्यूटर एंड आईटी। पिछला लेक्चर भी कंप्यूटर आईटी था, आज कंप्यूटर एंड आईटी पार्ट 2 होगा। ऑलराइट, और आज के हमारे टॉपिक्स कौन से होंगे? लेट्स टेक अ लुक। वेल, टुडे आल्सो वील कवर 3 टॉपिक्स। नंबर 1 तो है व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी है, इसका नाम व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी रखा है। चांसेस है इसमें से सवाल पूछा जा सकता है। सो वील कवर व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, देन वील कवर डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी हम करेंगे, एंड लास्ट हम करेंगे नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी। ये इंडिया में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कई सर्विसेज में इसका बहुत ज्यादा यूज कर रही है। इनफैक्ट अगर आप कभी दिल्ली मेट्रो में चढ़े हो, तो दिल्ली मेट्रो में जो आपके जो कार्ड होता है, जिसे आप टैप करते हो और गेट खुल जाता है, उसमें भी एनएफसी टैग ही होता है। सो ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, आज के लेक्चर में हम देखते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1, व्हिच इज व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। ना देखो, व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, इसकी बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से सवाल नहीं पूछेंगे। हमें बस पता होना चाहिए व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी लेके कौन आया, इस पे अभी काम कौन कर रहा है, वगैरह वगैरह। ब्रीफ सा मैं आपको बता दूंगा व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या करती है क्या ये टेक्नोलॉजी, बट उस पर आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और अगर नहीं समझ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसके फैक्ट्स रट जाना आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये डेवलप हुई थी सर्न में। सर्न एक्चुअली, सर्न का फुल फॉर्म है, एग्जैक्ट CERN वाला फुल फॉर्म नहीं दिखेगा, पर सर्न इज एक्चुअली नोन एज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसका नाम फ्रेंच में भी है ना, तो इसीलिए CERN आ जाता है। इंग्लिश में इसका है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में है ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर फिजिक्स की सबसे बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी है ये। तो इन्होंने डेवलप करी है व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। ना व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी तो डेवलप सर्न ने करी है, न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और सर्न, पर इसका न्यूक्लियर रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है कंप्यूटर साइंस से ही। सो बेसिकली व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है? देखो, सर्न जो है ना, सर्न में बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सर्न का एक ना सबसे फेमस इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें, आपस में कम्युनिकेट अच्छे से कर सकें, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें जो क्लॉक्स लगी हुई हैं, ये आपस में सिंक में हो, इसके लिए आप व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी लेके आए हो। सो बेसिकली किसी भी एक सिस्टम में बहुत सारे जो नोड्स होते हैं या बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो आपस में सिंक में काम करें, ये पर्पस है व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का। नाउ, आपने, अगर आपको ये भी फैक्ट नहीं समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने ये याद रखना है। मैं इसको और अच्छे से समझा सकता था, बट अगेन आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो जो जो इसमें से इंपॉर्टेंट है बस वही आप रट जाओ। बस ये याद रखना, व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी बनाई सर्न ने है। ठीक है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज के साथ मिलके बनाई। किस लिए है? क्योंकि सर्न का एक इंस्ट्रूमेंट है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। उसके लिए बनाई है कि उसमें सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सिंक में रहें। ठीक है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है? ये जो टेक्नोलॉजी यूज करता है उसे हम कहते हैं प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल। बस ये आपने फैक्ट याद रखना, प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल ये टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सके नैनो सेकेंड एक्यूरेसी के साथ, पिको सेकेंड प्रिसीजन के साथ। अब देखो, 1 नैनो सेकेंड कितना होता है? वेल, इट इज
10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, 1 पिको सेकेंड कितना होता है? 10⁻⁻12 ऑफ अ सेकेंड, 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। इतनी एक्यूरेसी, इतना कम टाइम लगता है इनके बीच में कम्युनिकेशन में। तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऑलराइट, अच्छा, ये टेक्नोलॉजी किसी का पेटेंट वगैरह नहीं है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इसे कोई भी यूज कर सकता है, बस यूज करना आना चाहिए। अब इस टेक्नोलॉजी की ना सन कहता है बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इसे सिर्फ हम ही क्यों यूज करें, बहुत सारी इंडस्ट्री में लोग भी यूज करें इसे, है ना। और सन इस डायरेक्शन में काम भी कर रहा है, सन ने जानबूझ के इस टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स रखा है, और सन बहुत इस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करें। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस पे सवाल आ सकता है, एक स्टेटमेंट आ सकती है। तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। इसकी एप्लीकेशन एक तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जैसे कि सन हो गया, वहां इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, दूसरा इसकी एप्लीकेशन फाइनेंस की फील्ड में हो सकती है, बिकॉज जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको भी बड़ी जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत जल्दी एक्यूरेसी के साथ, वहां हो सकता है। और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में इसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत जगहों पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। ऑलराइट, बस इतना ही याद रखना, वैसे इसकी एप्लीकेशन हर जगह ही हो सकती है। ऑलराइट, नाउ हम बात करते हैं इसे न्यूज में क्यों डाला है। वेल, इस टेक्नोलॉजी को बनाया तो सन ने है, पर सन ने ना अभी एक कोलैबोरेशन या एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसका नाम है व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन। अंडर दिस इनिशिएटिव सन कोशिश कर रहा है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी को अपटेक करें, ले। तो व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन में सन चाहता है कि लोग भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करें, सिर्फ हम ही यूज ना करें। इसके लिए सन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इस टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनको हेल्प करेगा। सो अंडर दिस व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन सन हेल्प करेगा लोगों को कि वो इस टेक्नोलॉजी को ले। अब क्वेश्चन आ सकता है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। इट वाज डेवलप्ड बाय सन, स्टेटमेंट 1 हो गई। स्टेटमेंट 2, व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन इज अ वे थ्रू व्हिच सन वुड वांट अपटेक ऑफ व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी बाय द इंडस्ट्री। बिल्कुल सही है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ इसमें सन की बात हुई है तो थोड़ी इंफॉर्मेशन सन की देख लेते हैं। सन का फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स द लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी। देखो, फिजिक्स जो है फील्ड, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स है, और बहुत सारी हैं, जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है ना। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की एक सब कैटेगरी है पार्टिकल फिजिक्स। तो सन उसकी लेबोरेटरी है। इसे बनाया गया था 1954 में, और इसे बनाया था यूरोपियन कंट्रीज ने अपने लिए। ठीक है, कि सारी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर न्यूक्लियर रिसर्च कर सके। ये जो है सन, ये जो पूरी लेबोरेटरी है, ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। पर जिनीवा के उस एरिया में है जो बिल्कुल फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे पड़ता है। ये याद रखना, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 23 मेंबर स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 22 इसमें से यूरोपियन कंट्रीज ही हैं। इकलौती नॉन यूरोपियन कंट्री जो है वो है इजराइल। राइट, और सन, बिकॉज इट इज सच एन एडवांस लेबोरेटरी, न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी, इट हैज बीन गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस। इट हैज बीन गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज गिवन इट ऑब्जर्वर स्टेटस। ये फैक्ट याद रखना। अच्छा, सन बेसिकली फेमस किस चीज के लिए है? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सन ने जो ये व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी बनाई है, ये किसके लिए बनाई थी? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, ये सन ने बनाई थी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ऐसा दिखता है, इट इज वेरी लार्ज, देख सकते हो बंदे यहाँ पे हैं, एंड इट इज अ वेरी बिग ट्यूब एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब। और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में बेसिकली पार्टिकल्स को बहुत हाई स्पीड पे कोलाइड करवाया जाता है। ठीक है, और उसमें से बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं, वगैरह 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 ना। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था 2012 में, मैं अभी उस पर आता हूं। बट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनाया है सन ने। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी 1998 में, और 2008 में इसको कंप्लीट किया गया। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की सबसे बड़ी डिस्कवरी आई थी 2012 में, व्हेन इट डिस्कवर्ड हिग्स बोसॉन पार्टिकल। हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो फेमस इसलिए हुआ था बिकॉज इसका नाम रखा गया था गॉड पार्टिकल। So Higgs boson particle or the God particle was discovered in 2012. And why do we call it God particle? या Higgs boson particle की ऐसी खास बात क्या है? Higgs boson particle is that particle through which other particles have mass. दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, उनका मास आता है हिग्स बोसॉन पार्टिकल की वजह से। एंड दैट दिस पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय सन्स लार्ज hadron collider in 2012. That is why it is famous. All right. Now let's move on to next topic, which is
digital twins technology. Now, twin technology basically क्या है? It is a virtual representation of an object or a system designed to reflect a physical object accurately. जैसा आप यहाँ देख सकते हो, ये जो टर्बाइन है, इसका एक hologram सा बनाया हुआ है, राइट? ये डिजिटल ट्विन है। ये मतलब एक सॉफ्ट कॉपी है जो किसी भी कंप्यूटर पे सेव हो सकती है और वहां पे इस होलोग्राम को रेप्लिकेट किया जा सकता है। ये बेसिकली बनाया किस लिए जाता है कि आप इसको अच्छे से स्टडी कर सको, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, इसको अच्छे 360 डिग्री वगैरह देखना है, तो इसलिए बेसिकली डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी इज मोस्टली यूज्ड इन अर्बन प्लानिंग। पूरे के पूरे शहरों के डिजिटल ट्विन बनाए जाते हैं और वो डिजिटल ट्विन एक तरह के होलोग्राम जैसे होते हैं जो एक टेबल पे आप देख सकते हो, जैसे कि पूरे के पूरे दिल्ली को आप देख सकते हो एक टेबल पे होलोग्राम की तरह, राइट? दीज आर डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज। नाउ डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज के पास डेटा कहां से आता है? रियल टाइम सेंसर्स हैं, पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमराज हैं, सेंसर्स हैं, वहां से इसके पास डेटा आता जाएगा और ये अपडेट होता जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो गूगल मैप्स है ना, वो भी एक तरह का क्रूड फॉर्म ऑफ डिजिटल ट्विन ही है। पूरी दुनिया का एक तरह से आपको गूगल मैप्स एक तरह से वो दे देता है, ओवरव्यू दे देता है थ्रू इट सैटेलाइट के थ्रू, उसके पास डेटा आता रहता है, सेंसर हो गए वो उसके। ऑलराइट, इट यूजेस सिमुलेशन, ठीक है, रियल टाइम एनवायरनमेंट दिखाता है। मशीन लर्निंग और रीजनिंग को यूज करके ये फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे दिल्ली का मैप है, ठीक है, आपके पास डिजिटल ट्विन है और आपको पता चलता है कि चाणक्यपुरी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो ये ट्रैफिक आगे जाते 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 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्रेडिक्ट कर देगा कि ये ट्रैफिक आगे जाते जाते करोल बाग में कंजेशन कर देगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट? सो ये इसके लिए यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। नाउ, दुनिया में वर्ल्ड में सबसे पहला डिजिटल ट्विन बनाया था नासा ने इन 2010, और वो अपने एक स्पेसक्राफ्ट का बनाया था, क्योंकि उसे देखना था कि स्पेसक्राफ्ट स्पेस में कैसे ऑपरेट करेगा ना। याद रखना, अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड स्टेटमेंट नंबर 1 है कि डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी एंड सिमुलेशन आर वन एंड द सेम थिंग, राइट? सो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम सिमुलेशन। सिमुलेशन बेसिकली क्या है कि एक तरह से आपने पूरा जो दिल्ली का शहर है वो सिमुलेट कर दिया। सिमुलेट मतलब उसको वर्चुअली डिजाइन कर दिया। पर डिजिटल ट्विन भी यही है बेसिकली, पर डिजिटल ट्विन एक स्टेप आगे जाता है। डिजिटल ट्विन में क्या होगा कि वो जो वर्चुअल मॉडल है और जो रियल दिल्ली का शहर है, उसके बीच में टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। यानी कि अगर आप डिजिटल ट्विन जो दिल्ली का है, उसमें किसी रेड लाइट को ऑन ऑफ कर देते हो, तो एक्चुअली दिल्ली में भी उस सिग्नल पे रेड लाइट ऑन ऑफ हो रही है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट? सो ये डिजिटल ट्विन्स है। now, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, ये भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ये देखो, जैसे अर्बन प्लानिंग के लिए ये एक टेबल पे पूरा का पूरा सिंगापुर शहर आ गया है, ये सिंगापुर का डिजिटल ट्विन है बेसिकली। तो इसके थ्रू आप बेटर अर्बन प्लानिंग कर सकते हो, प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के आप ट्रैफिक मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हो, और किसी रिमोट एसेट को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। मान लो रिमोट एसेट बहुत दूर है, हैजर्डस लोकेशन पे है, वोल्केनिक लोकेशन पे है जहां वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं, तो उसको रिमोटली आप मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, स्पेशली इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। याद रखना, इंडिया में तो डिजिटल ट्विन्स, इंडिया में जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी है वो ज्यादातर अर्बन प्लानिंग के लिए ही यूज होती है। अर्बन प्लानिंग के लिए मतलब क्या है कि ये जो डिजिटल ट्विन्स हैं, ये शहरों के बनाए जा रहे हैं। वैसे इस पे लीड ली थी सिंगापुर ने बनाया था वर्चुअल सिंगापुर प्रोजेक्ट 3D डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें कोई भी इंसान जो सिंगापुर का सिटीजन है, वो सिंगापुर के डिजिटल ट्विन को एक्सेस कर सकता है। अच्छा, आंध्र प्रदेश, देखो क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाइफर्केशन हुई थी। जब यूनाइटेड आंध्रा था तो पूरे यूनाइटेड आंध्रा की कैपिटल हैदराबाद थी। बट अब जब आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तेलंगाना अलग, तेलंगाना की कैपिटल तो हैदराबाद है, पर आंध्र प्रदेश को अब नई कैपिटल बनानी है। बहुत सालों से ये मामला अटका हुआ है, तो ये अमरावती को कैपिटल बना रहे हैं, अमरावती स्मार्ट सिटी। इसको बनाने के लिए ना आप डिजिटल ट्विन यूज कर रहे हो, कि डिजिटल ट्विन के थ्रू प्लानिंग करते हो फिर कंस्ट्रक्शन करते हो। बाकी एक इंटरनेशनल कंपनी है जो इंडिया में बहुत ज्यादा काम कर रही है, जेनेसिस इंटरनेशनल, ये डिजिटल ट्विन्स बनाती है। ये अभी वाराणसी का डिजिटल ट्विन बनाएगी, ये अयोध्या का बना चुकी है, मुंबई में जो सबसे बड़ा स्लम है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी, उसका बना चुकी है, कोची कानपुर का बना चुकी है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च करा है जिसका नाम है संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। ये लॉन्च करा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। इट एम्स टू रेवोल्यूशनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन बाय इंटीग्रेटिंग डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी विद एआई। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो हम सबको पता है, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर चलो फिर भी जस्ट इन केस। ठीक है, एमएल स्टैंड्स फॉर मशीन लर्निंग, एंड आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट? इन सबको कंबाइन कर रहा है।
लॉन्च इसे डीओटी ने किया था, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कंट्री में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये जो संगम डिजिटल इनिशिएटिव है, इसे खासकर यूज किया जाएगा फॉर गति शक्ति मास्टर प्लान। गति शक्ति जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। देन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तो इसे यूज किया ही जाएगा, ये तो गोज विदाउट सेइंग, यहाँ अर्बन प्लानिंग के लिए यूज करें। फिर स्वामित्व मिशन के लिए इसे यूज किया जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए स्वामित्व मिशन क्या है। स्वामित्व मिशन है पूरे रूरल एरियाज की मैपिंग होगी, पूरे जितने भी रूरल एरियाज हैं उनकी मैपिंग होगी, उनकी रिसोर्सेज वगैरह की, वो स्वामित्व मिशन है। ठीक है, और लैंड मैपिंग होगी, और फिर डिजिटल कार्ड दिए जाएंगे, लैंड होल्डिंग कार्ड दिए जाएंगे जिन जिन लोगों का रूरल एरियाज में लैंड है। ये स्वामित्व मिशन चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, उसके लिए संगम डिजिटल इनिशिएटिव को यूज किया जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू थर्ड टॉपिक ऑफ द डे एंड लास्ट वन, विच इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी। आप कभी भी दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करें तो आपका जो कार्ड है आप उसे गेट पे लगाते हो, तो वो क्या कर देता है, गेट खोल देता है ना। तो दैट मींस वो गेट और उस कार्ड में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है, तभी वो गेट खुला है। वैसे ही आप अपना फोन कई बार टैप करते हो और पेमेंट हो जाती है, या आप अपना कार्ड टैप करते हो किसी मशीन पे और पेमेंट हो जाती है। ये सब हो पा रही है बिकॉज ऑफ नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट एंड ट्रांसफर डेटा क्विकली। जो कम्युनिकेशन हो रही है वो रेडियो वेव्स के थ्रू हो रही है, ये आपने बस याद रखना है। बस एनएफसी की एक डिसएडवांटेज है, और ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है एनएफसी की, कि एनएफसी जो है ना, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज है, वेरी शॉर्ट रेंज। इनफैक्ट डिवाइसेस को ना या तो फिजिकली टचिंग होना चाहिए, फ्यू सेंटीमीटर्स अपार्ट होना चाहिए। एक तो ये फैक्ट। दूसरा फैक्ट, दुनिया में सबसे पहला जो एनएफसी एनेबल्ड फोन बनाया था वो नोकिया ने बनाया था इन 2007। ऑलराइट, नाउ दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए। देखो, जो एनएफसी डिवाइसेस होती हैं या नियर फील्ड कम्युनिकेशन होती है ना, हर डिवाइस में होता है एक एनएफसी टैग। ठीक है, आपका जो मेट्रो कार्ड है, आपका जो डेबिट कार्ड है जो टैप करके यूज हो जाता है, उसमें एनएफसी टैग है। अब एनएफसी टैग्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पैसिव टैग्स, इन्हें हम रीड ओनली टैग्स भी कह देते हैं, और दूसरे होते हैं आपके एक्टिव टैग्स, एक्टिव एनएफसी टैग्स। ठीक है, देखो पैसिव टैग पता है क्या होते हैं? ये खुद इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर सकते, इसमें जो इंफॉर्मेशन फीड है ना वो बस रीड कर सकती हैं दूसरी डिवाइसेस। अदर डिवाइसेस जो हैं वो इसमें से बस इंफॉर्मेशन रीड कर सकती हैं, इनको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो डेबिट कार्ड है, ठीक है, वो पैसिव टैग है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है आप मशीन पे टैप करो, मशीन इसमें इंफॉर्मेशन पढ़ लेगी, बस इसको कुछ कम्युनिकेट नहीं करेगी, ये पैसिव टैग है। क्लियर? मशीन जो है वो इंफॉर्मेशन दे और ले सकती है। दूसरे होते हैं एक्टिव टैग्स, ये आपके फोन्स में होते हैं। इसमें क्या होता है, ये रीड ओनली नहीं है, ये इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होगा। ऑलराइट, ये चीज है बस। नाउ एनएफसी के बेनिफिट्स फटाफट से देख लेते हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करवाएगा, सेफ डेटा ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि अगर आपने एक एनएफसी फोन से दूसरे एनएफसी फोन में डेटा ट्रांसफर करना है तो वो पूरा सिक्योर तरीके से हो सकता है, बिकॉज डेटा इज बीइंग एनक्रिप्टेड। फिर बहुत जल्दी शेयर हो जाता है डेटा, इतनी जल्दी व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर नहीं होगी जितने एनएफसी के थ्रू एक फोन से दूसरे फोन में हो जाएगी। और ये और बहुत सारी एप्लीकेशन है, इसकी हेल्थ केयर में यूज हो सकता है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, दिल्ली मेट्रो में तो यूज हो ही रहा है। नाउ एनएफसी तो हमारा खत्म हो गया, पर एनएफसी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एक बार देख लेते हैं, वही जो कॉन्टैक्टलेस है। ठीक है, दो टेक्नोलॉजीज हैं, एक आपने सुनी भी होगी, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे डेटा आप ट्रांसफर करते हो। दूसरा आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ना देखो, ये दोनों टेक्नोलॉजीज आरएफआईडी भी और ब्लूटूथ भी, ये भी एनएफसी जैसे ही हैं, ये भी रेडियो वेव्स को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। रेडियो वेव्स को ही यूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, बस इनमें फर्क क्या है? एनएफसी की रेंज बिल्कुल नहीं है, फ्यू सेंटीमीटर्स या डिवाइस को टच करना पड़ेगा। पर आरएफआईडी टैग की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, अप टू 100 मीटर्स जा सकती है। ब्लूटूथ की रेंज 10 मीटर्स या 30 फीट हम कई बार कह देते हैं, इसके आसपास है। ठीक है ना, आरएफआईडी जो है ये आपके फास्टैग में यूज होता है, जो आपकी गाड़ी में कार्ड लगा हुआ है ये फास्टैग, ये जो फास्टैग मशीन होती है टोल पे, ये आरएफआईडी एनेबल्ड होती है, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेती है, तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। ब्लूटूथ तो हम सबके फोन्स में है ही है, राइट? मोबाइल फोन्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, बस इनकी रेंजेस याद रखना, और ये भी एनएफसी जैसे ही है, बस रेंजेस का फर्क है। चलो, with that we conclude today's lecture, lecture number 7. I need not repeat this again.
Follow this lecture series if you want to cover these 30 to 40 topics from current affairs related to science and technology and secure your 15 questions in this year's prelims. I'll see you next time with lecture number 8. And we will continue this lecture series till lecture number 10 or 11. उसके साथ हमारे 30 to 40 topics cover हो जाएंगे. So see you around next time with lecture number 8. Thank you.